Hello students, welcome to 5 CIMA classes in collaboration with City Model College। आज हम लोग क्लास 11th में जो मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर है उसी के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को लेकर कुछ क्वेश्चंस को कर रहे थे और उन्हीं को आज आगे बढ़ाएंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज नहीं करते। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला एक क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल if the relation between time and position is this where a and b are constant। यहां t टाइम है और x आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, आपका टाइम का टर्म दिया हुआ है, t इज इक्वल टू दिया है आपको ax स्क्वायर प्लस bx, यानी t और x का रिलेशन दिया हुआ, टाइम और x का। और हम जानते हैं कि टाइम और x के रिलेशन में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, आपको वेलोसिटी का रिलेशन निकल के आता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है dx अपॉन dt। यानी इस इक्वेशन का यदि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो dx बाई dt जहां होगी वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। तो हम पहले यहां से वेलोसिटी निकालेंगे, फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करके क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो पहले हमारा स्टेप है नंबर 1 कि वेलोसिटी निकालना, फिर जब वेलोसिटी निकाल आएगी तब हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे वेलोसिटी के डिफरेंशिएट को करके। तो इस तरीके से 2 स्टेप्स में हमारा ये क्वेश्चन होगा। तो x और t का रिलेशन है, तो पहले हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आइए कर लेते हैं। तो जो गिवन फंक्शन है t इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, तो हमने क्या किया, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, यानी डी बाई डी टी ऑफ टी, तो इस तरफ भी हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसको आप ओपन भी कर सकते हो, डी बाई डी टी ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी एक्स। नेक्स्ट ये देखिए, जो डी बाई डी टी ऑफ टी, तो ये तो 1 हो गया, dt बाई डी टी वैसे भी 1 हो जाता है, और आप डिफरेंशिएट करोगे तो t की पावर यहां पर कितनी है, 1, तो 1 कॉमन आएगा और फिर t की पावर 1 में से 1 कम होगी तो t की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन वैसे भी 1 हो गया और dt बाई डी टी आप वैसे भी 1 लिख सकते हो। अब यहां पर आपका था डी बाई डी टी ऑफ ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो a तो कांस्टेंट है, ये कॉमन हो जाएगा, तो डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आप यहां पर लिख दोगे a कॉमन डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहां क्या हो जाएगा, देखिए इस तरफ यहां b कांस्टेंट है तो b कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, b कॉमन लिख देंगे तो अंदर क्या बचेगा, d बाई डी टी ऑफ एक्स बचेगा। इसको आगे मूव करते हैं, तो 1 इज इक्वल टू a। अब यहां पर देखिए d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा। अब x का तो कोई फंक्शन की t के फॉर्म में हमको पता नहीं है, यही हमको रिलेशन पता था और उसी का तो हम डिफरेंशिएट करने आ रहे हैं। यानी यहां पर x की कोई वैल्यू रखने का हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि x की कोई वैल्यू हमको पता हो जो यहां पर t के फॉर्म में रख दें। तो इसको एज इट इज ही हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या कैसे करेंगे, अब x का डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करते हैं, ये x तो है नहीं, सॉरी ये t तो है नहीं जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको हम t मान लेंगे। जब थोड़ी देर के लिए t मान लेंगे तो फंक्शन क्या हो गया, t स्क्वायर हो गया, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, 2t हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा 2t, और t किसको माना है आपने, x को t माना, तो फंक्शन हो गया t स्क्वायर, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2t, और t माना किसको है, x को है, तो यहां पर आपका हो जाएगा 2x। अब इस x स्क्वायर फंक्शन को तो हमने कर लिया, लेकिन अब जिसको आपने t माना था, किसको माना था, x को, तो जब t नहीं है तो उसको फिर से आप डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि जिसको आप मान के डिफरेंशिएट करते हैं उस वैल्यू को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले हमने फंक्शन एक्स स्क्वायर को सॉल्व किया, x को t माना तो t का फंक्शन बन गया t स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएट हो गया 2t, और t की जगह वापस वैल्यू रख दी x। अब क्योंकि ये t नहीं था तो जिसको हमने t माना होता है उसका हम एक बार फिर डिफरेंशिएट करते हैं मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई में डी बाई डी टी ऑफ किसको t माना था, x को, तो x लिख दिया, प्लस
बी। अब यहां पर देखिए, यहां पर तो कोई एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं जिसको सॉल्व करना हो, सिंपल एक्स लिखा हुआ है, तो ये dx बाई डी टी ही लिखा रहेगा। तो इसको हमने लिख दिया dx बाई डी टी। अब dx बाई डी टी को क्या कहते हैं हम लोग, क्योंकि इसको फर्दर तो सॉल्व कर नहीं सकते, x की कोई वैल्यू तो पता नहीं है, तो dx बाई डी टी को ही यहां पर क्या लिख देंगे, dx बाई डी टी को हम लिख देंगे v, क्योंकि dx बाई डी टी का मतलब होता है वेलोसिटी v। तो 1 इज इक्वल टू हो गया a, 2 कॉमन हो गया 2ax, और dx बाई डी टी की जगह v प्लस b, और dx बाई डी टी की जगह से फिर से v। तो यहां पर आप v कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2ax प्लस b, और बाहर आपका क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो इस तरह से v इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन ट्वाइस ax प्लस b, या इसको लिख सकते हैं आप 2ax प्लस b टू द होल पावर -1। तो इस तरह से आपकी वेलोसिटी आपने निकाल ली, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2ax प्लस b या 2ax प्लस b के पावर -1। तो हमारा फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन। यानी अब इस वेलोसिटी को जो हमने निकाल लिया है, इसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आइए इसको करते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। तो यहां वैल्यूज को पुट करें, तो d बाई डी टी इज इक्वल टू, v की वैल्यू क्या है, यहां पर देखिए v की वैल्यू दे रखी है 2ax प्लस b टू द पावर -1। तो आपने एक्सेलरेशन के लिए डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी का, और वेलोसिटी की जो वैल्यू थी वो हमने यहां पर लिख दी। अब आप देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे होगा, a इज इक्वल टू, अब आप देखिए ये जो फंक्शन इसका डिफरेंशिएट करना है, चूंकि उसके ऊपर कोई पावर है, तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए t, जबकि ये वैल्यू t नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को t मानेंगे, जिससे इसकी पावर का डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ये t हो गया, और पावर क्या, -1। तो जब आप इसको हम साइड में लिखते हैं एक तरफ, कि सपोज d बाई डी टी ऑफ t की पावर -1 है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पावर पीछे आएगी, फिर पावर में 1 की डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। यानी t की पावर -1 का यदि आप डिफरेंशिएट करते हो तो वो हो जाएगा आपका 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस की। ऐसे यदि इसको आप t मान ले रहे हो तो t की पावर -1 हो गया, और t की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा t के रिस्पेक्ट में, वो हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहां पर भी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर। अब t आपने माना किसको है, t आपने 2ax प्लस b को माना है, तो यहां पर नीचे क्या लिख जाएगा, टी स्क्वायर, और t किसको माना था, t माना था 2ax प्लस b को। तो है क्या, टी स्क्वायर है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। तो अब हमने पावर को तो डिफरेंशिएट कर लिया, पावर वाले फंक्शन का। अब क्योंकि ये t नहीं था, तो इसलिए इसका एक बार और डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, जिसको आपने t माना था। तो यहां पर क्या लिखेंगे अब, d बाई डी टी ऑफ 2ax प्लस b। यानी अब सिर्फ हम उस पार्ट को लिखेंगे जिसको आपने t माना था। तो t किसको माना था, 2ax प्लस b को, और इसकी पावर को सॉल्व कर लिया, लेकिन जिसको t माना था वो t तो था नहीं, इसलिए उसका दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अब फिर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -1 अपॉन 2ax प्लस b होल स्क्वायर, यहां पे लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने में कैसा होगा, एक बार अंदर के डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी टी ऑफ 2ax प्लस d बाई डी टी ऑफ b, ठीक है। तो a इज इक्वल टू -1 अपॉन 2ax प्लस b होल स्क्वायर, ये तो ऐसे लिखा रहेगा। अब यहां पर देखिए d बाई डी टी ऑफ 2ax, तो 2 और a तो कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएंगे, अंदर क्या बचेगा, dx बाई डी टी। तो यहां पर इस तरह से अब आप लिखेंगे 2a तो कॉमन हो गया,
और dx बाई dt हो गया, प्लस ये देखिए d बाई dt और b है, तो b तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये तो यहां पर आपका 0 हो गया। ठीक है, अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या हो जाएगा, -1/2ax प्लस b होल स्क्वायर। ये पोर्शन है ये तो ऐसे लिखा रहेगा। यहां पर देखिए 2a और dx बाई dt से क्या लिख देंगे, वेलोसिटी, क्योंकि dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी, तो ये क्या बन जाएगा, 2av बन जाएगा। तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर आ जाएगा माइनस के 1 की जगह 2 और a और फिर v, तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया -2a यहां से क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया तो -2a हो गया, और dx बाई dt क्या बन गया, v बन गया, और अपॉन में क्या था, 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब देखिए यहां वेलोसिटी आ रही है, और वेलोसिटी की वैल्यू पहले ही से आपको पता है कितनी, 1/2ax प्लस b, तो वो वैल्यू आप यहां पर और रख देंगे, तो वेलोसिटी की वैल्यू 1/2ax प्लस बी रखेंगे तो एक 2ax प्लस बी नीचे और आ जाएगा, जब नीचे और आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, तो v हट जाएगा, 1/2ax प्लस बी नीचे रखेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा। तो इस तरह से फाइनल आपका आंसर जो आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा -2a और नीचे हो जाएगा आपका 2ax प्लस b का होल क्यूब। तो ये आपका फाइनली एक्सेलरेशन आ गया आपके इस इक्वेशन के हिसाब से। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, आपका टी दिया हुआ था, टी से हमने वेलोसिटी निकाल ली, फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करके, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब dx बाई dt और एक्सेलरेशन का मतलब dv बाई dt, तो पहले हमने वेलोसिटी निकाली फिर हमने एक्सेलरेशन निकाला और आपका ये फाइनल आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वेरीज विद इट्स डिस्प्लेसमेंट एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2x। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट 0 डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। यानी यहां पर कोई मोशन है और वो मोशन इस प्रकार से है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चेंज होता है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा वैसे ही वैसे आपका एक्सेलरेशन चेंज होता जाएगा। तो ये एक रिलेशन दे दिया एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का। हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, यानी v और x के बीच का रिलेशन निकालना है। तो हमको पता है v और x का रिलेशन कैसे निकालेंगे। v और t का रिलेशन तो हम जानते हैं कैसे, कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है dx बाई dt। तो यहां से आपका वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन निकलता है। यहां हमें क्या निकालना है, यहां हमें निकालना है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2x, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt। अब यहां से हम इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी और टाइम का टर्म आएगा। हमको टाइम का टर्म नहीं चाहिए, हमें किसका टर्म चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का टर्म चाहिए। तो यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट का टर्म कैसे लाते हैं, तो लास्ट टर्म पे भी हमने देखा था, हम क्या करते हैं, dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो ये फंक्शन क्या बन जाता है, ये फंक्शन बन जाता है वेलोसिटी dx बाई dt। रिमेनिंग क्या बचता है, रिमेनिंग बचता है dv बाई dx। यानी एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हो v dv बाई dx। तो इस तरह से एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt भी है, ठीक है, सिर्फ dv बाई dt, और इसको चेंज कर देते हैं ds का मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो एक्सेलरेशन का कन्वर्टेड फॉर्मूला बन जाता है v dv बाई dx। अब यहां पर देखिए v और x दोनों शामिल हो रहे हैं, यानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों यहां पर शामिल है। अब ये हो गया एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है 2x। तो आपको ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 2x दे रखी है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे
कि v dv तो एक तरफ रखेंगे और 2x इस तरफ है तो dx भी इधर की ओर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x dx। इस तरह से जो आपका ऊपर का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो वैल्यू दे रखी थी वो लिखा, और इसको इस प्रकार से जो सेम टर्म थे उनको हमने एक तरफ रख दिया, वेलोसिटी वाले टर्म एक तरफ और डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म एक तरफ। अब देखिए ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, और डिफरेंशिएशन को जब हमें हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां पर हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इस तरह से ऑन इंटीग्रेटिंग ये हो जाएगा v dv इज इक्वल टू, इधर भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग 2x dx। ये तो हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन का टर्म गायब होता है, या फिर यदि डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इक्वेशन है तो वहां इंटीग्रेट करते हैं तो आपके जो डिफरेंशिएशन के टर्म है वो आपके गायब हो जाते हैं। कैसे गायब होते हैं अब इसको करेंगे तो आप देखेंगे। तो हमने इसका इंटीग्रेट किया तो v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dx। अब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, देखिए इंटीग्रेशन v dv यानी v के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो पावर होती है, जैसे यहाँ पावर क्या है 1, तो जो पावर होती है वो एक इंक्रीज हो जाती है और उसी इंक्रीमेंटेड पावर से हम डिवाइड भी कर देते हैं। तो इस तरह से इंटीग्रेशन v dv हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। ऐसे इस तरफ आ जाइए, इंटीग्रेशन 2x dx है तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन x dx। जैसे इंटीग्रेशन v dv तो v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 आया, ऐसे इंटीग्रेशन x dx होगा तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहां x की पावर 1 तो 1 में एक इंक्रीमेंट हो गया x स्क्वायर, उसी इंक्रीमेंटेड पावर से डिवीजन हो गया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। अब यहां पर हम लिमिट लगाते हैं, यदि हमको दे रखी है, क्या दे रखी है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट 0 डिस्प्लेसमेंट। तो लिमिट यहां पर क्या हमको बता दी गई है, लिमिट बताइए क्या कि एट x इज इक्वल टू 0, जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, एट 0 डिस्प्लेसमेंट, तो आपकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी 0 है। तो ये आपकी लिमिट दे रखी है कि जब x 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि कोई जनरल वैल्यू यदि x की है, यानी x इज इक्वल टू x है, कोई वैल्यू है, तो वेलोसिटी क्या होगी, सपोज वेलोसिटी v होगी। तो इस तरह से ये हो गई आपकी इनिशियल लिमिट कि x 0 है तो वेलोसिटी 0 है। x यदि कोई जनरल वैल्यू x होगी तो हमको नहीं पता वेलोसिटी क्या होगी, तो हमने लिख दिया वेलोसिटी होगी v। तो ये लिमिट अब हम यहां पर पुट करेंगे। कैसे, यहां पर x वेरिएबल था, इस तरफ x वैल्यू चेंज हो रही थी तो यहां पर x की लिमिट रखेंगे। x लिमिट क्या है, 0 से x तक। इसी तरह से यहां v की वैल्यू चेंज हो रही है, dv लिखा हुआ, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और v की वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रही है, 0 से v। तो जिस सीक्वेंस में आप x की वैल्यू को लिखेंगे उसी सीक्वेंस में आप v की वैल्यू लिखेंगे। तो x की इनिशियल वैल्यू है 0, तो यहां पर आप लिखेंगे 0, और x की फाइनल वैल्यू है x, तो आप x लिख देंगे। उसको हम डिफरेंट कलर से लिख देते हैं। x की वैल्यू है 0 और ठीक है, x की वैल्यू तो आपकी 0, फिर x, फिर यहां पर v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से v। ये लिमिट आपको दे रखी है और ये लिमिट अननोन है, इसीलिए उसको अननोन के फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो v की वेलोसिटी इनिशियल वैल्यू 0 और v की बाद की वैल्यू कितनी है, v है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे जो हमने इंटीग्रेशन करके लिखा है, यानी v की वैल्यू 0 से v हो रही है और x की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से x हो रही है। लिमिट कैसे लगाते हैं, एक बार अपर वैल्यू रखेंगे फिर एक बार लोअर वैल्यू रखेंगे, एक बार अपर वैल्यू रखेंगे माइनस, फिर एक बार लोअर वैल्यू। तो देखिए जब अपर वैल्यू रखेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 ही बना रहेगा, जब लोअर वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का तो हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 और राइट हैंड साइड का क्या हो जाएगा 2 और x स्क्वायर बाई 2 ही बना रहेगा। 0 रखेंगे तो वो टर्म यहां पर लिखने की कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2। तो 2 से 2 तो कैंसिल भी हो जाएगा, तो सिंपली x स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x स्क्वायर।
तो v इज इक्वल टू क्या हो गया आपका √2x। तो ये आपका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन निकल कर आ गया कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आपस में किस तरह से रिलेटेड है, v इज इक्वल टू √2x, जबकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट किस तरह से रिलेटेड है, a इज इक्वल टू 2x। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, अब आप इसको नोट कर लें। ओके, तो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन उसमें कोई ना कोई है, कहां से स्टार्ट करता है, फ्रॉम द रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जबकि एक्सेलरेशन कोई वैल्यू a होगी जो कि कांस्टेंट है। इफ इट ट्रेवल्स x डिस्टेंस इन टाइम t सेकेंड, कोई x डिस्टेंस चलता है t सेकेंड में, देन व्हाट डिस्टेंस विल ट्रेवल इन नेक्स्ट t सेकेंड, यानी ऐसे करेंगे एग्जांपल के तौर पे कि पहले 5 सेकेंड में वो डिस्टेंस चलता है 100 मीटर, तो अगले 5 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो इस चीज को लिख लेते हैं। पहले थोड़ा सा इसका हम क्या करते हैं, एक जो सिनारियो बता रहा है उसको हम सिनारियो को देखते हैं किस तरह से, कि जैसे ये आपका कोई पाथ हो गया, ये आपका पार्टिकल हो गया। तो पार्टिकल जो है पहले t सेकेंड में सपोज x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, यहां से इसने ट्रेवल करना चालू किया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और इस एक्सेलरेशन की वजह से, जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इस एक्सेलरेशन की वजह से इसने चलना चालू किया और वेलोसिटी गेन करी t टाइम तक। यहां पर जब होगा तो कोई ना कोई वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, x ट्रेवल कर ली। फिर यहां के बाद वो कह रहा है कि अगले t सेकेंड में कितना चलेगा। तो देखिए जो पहला t सेकेंड था वहां तो वो उसने स्टार्ट से चला था, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी उसकी 0 से इंक्रीज होते हुए आई और t समय तक कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई और डिस्टेंस भी उसने चल लिया। लेकिन जब हम अगले t सेकेंड की बात करेंगे, जब अगले t सेकेंड की बात करेंगे तो यहां से जब मोशन को वॉच करते हैं तो यहां पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ वो वेलोसिटी पहले ही मिल चुकी है, इसलिए अगले t सेकेंड में वो डिस्टेंस जो चलेगा वो पहले ही कंपैरिजन में ज्यादा चलेगा, क्योंकि अब यहां पर उसको यहां पर ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी भी थी और एक्सेलरेशन भी था, जबकि पार्टिकल की यहां पर केवल एक्सेलरेशन था, इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी। तो ये जो डिस्टेंस चली उसने x चली, और सपोज यहां के बाद जो अगले t टाइम में जो डिस्टेंस चली वो y चली। अब इस डिस्टेंस y की वैल्यू हमको निकालनी है कि y कितनी होगी इन कंपैरिजन टू x। तो कैसे करेंगे, तो इस सिस्टम को हम लोग दो तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तो ये कि इस प्रॉब्लम को दो पार्ट में ब्रेक करें। पहला पार्ट है 0 से लेकर x डिस्टेंस जो पहले t टाइम में चला, फिर यहां से लेकर यहां तक के मोशन को अलग मोशन की तरह डिस्कस करें, तो दो मोशन हो गए, ठीक है। या एक तरीका और है कि पहले आप 0 से t टाइम तक के लिए चलें, फिर अगली बार 0 से 2t टाइम तक के लिए चलें और पहले t टाइम तक की डिस्टेंस को माइनस कर दें तो बाद वाली डिस्टेंस निकल आएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे दोनों तरीके से ही इसको करते हैं। ओके, तो पहला पार्ट क्या है, तो इस आपके क्वेश्चन का एक पार्ट तो ये है और इस क्वेश्चन का आपका दूसरा पार्ट यहां से लेकर यहां तक है। हम चाहेंगे कि इन दो पार्ट को अलग अलग पार्ट मान के करें या फिर इन दो पार्टों को एक पार्ट के मानकर भी कर सकते हैं। तो पहले हम इन दोनों पार्ट को अलग अलग मान के करते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद दूसरा तरीका भी करेंगे। तो इन फर्स्ट पार्ट में जो डिस्टेंस x चली है, तो एट इनिशियल, यदि हम एट इनिशियल की बात करें, यहां की इस जगह की बात करें, तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0। एक्सेलरेशन सपोज कोई होगा, मान लिया a होगा, और टाइम कितना लगा फर्स्ट पार्ट में, t पार्ट लगा। निकालना क्या है हमको, x निकालना है, क्योंकि x उसने चला, तो हम देखना चाहते हैं कि जो x की वैल्यू है वो है कितनी, ठीक है। तो इस तरह से हम एक फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए यहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो जैसे ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर हम जनरल फॉर्मूले जो आपके हैं
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाले, उन फॉर्मूलों को यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होता ये, तब आप इन फॉर्मूलों को अप्लाई नहीं कर पाते और तब हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचता और वो था आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। तो ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से हम डिस्प्लेसमेंट के लिए इस फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं कि पहले पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन a और टाइम t में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो कितनी है, उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो x की वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट है उसने कितना बता दिया है, x बता दिया है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ a और t स्क्वायर। तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई आपकी हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का जो x वैल्यू उसने बताई थी वो a और t के फॉर्म में हमने निकाल ली कि कितनी है, हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि अब ये जो ऑब्जेक्ट है आपका वो यहां पर पहुंच गया t सेकंड बाद, यहां से जो नेक्स्ट t सेकंड है उसमें डिस्टेंस कितनी चली। अब यदि इस मोशन को हम एक नया मोशन मान के चलें तो आप देखेंगे क्या होगा यहां पर कि यहां पर इस मोशन के लिए बात करेंगे तो यहां इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। क्यों नहीं 0 होगी, क्योंकि यहां तक आते आते तो इस पार्टिकल ने कोई वेलोसिटी गेन कर ली थी। तो यदि यहां से यहां तक के मोशन की बात करेंगे तो यहां की वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी, और पहले वो वेलोसिटी हमें यहां पर निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे कि सपोज ये वाला पॉइंट का कोई नाम दे दें, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, सपोज कुछ कह देते हैं, सपोज यहां कह दिया हमने P कह दिया, ओके। तो यहां पर वेलोसिटी एट P कितनी हो चुकी है वो पहले निकालेंगे, ओके। तो वेलोसिटी एट P हो जाएगी, उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का, यानी यहां से लेकर यहां तक पहुंचने पर यहां पर कितनी वेलोसिटी आ गई वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी ये वेलोसिटी यहां के मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसलिए v निकालना हमारा जरूरी है, क्योंकि यदि हम s निकालना चाहते हैं तो s में आपकी इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, यानी यहां की इनिशियल वेलोसिटी हमको चाहिए। तो इसलिए यहां पर कितनी वेलोसिटी होगी, उसके लिए पीछे वाले मोशन से फिर देखें कि यहां इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट किया था, एक्सेलरेशन a था, टाइम t था, तो यहां तक आते आते यानी t टाइम में कितनी वेलोसिटी इसने यहां पर क्रिएट कर ली। तो उसके लिए फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में यहां पर वेलोसिटी क्या है 0, तो u इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी, तो आपका ये प्लस ए टी लिखा रहेगा। तो v कितना आ गया, v आ गया आपका 80, यानी यहां पर वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी, यहां पर वेलोसिटी हो गई आपकी 80, ये हमने निकाल लिया। यानी अब हम सेकंड पार्ट की जब बात कर रहे हैं, सेकंड मोशन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, तो उस पार्ट में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी 0 नहीं है, वो कितनी है 80 है। तो इस तरीके से जो इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो गई u, वो कितनी हो गई यहाँ पे 80 हो गई। अब इस सेकंड मोशन को डिस्कस करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 80 हो गई, टाइम t है, एक्सेलरेशन वही a लग रहा है, तो कितनी डिस्टेंस चलेगा, तो सेम फॉर्मूला यहां फिर से अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s कितना ट्रेवल किया है, तो हमने s कितना ट्रेवल किया है, y मान लिया है, तो आप इसको y लिख सकते हो। तो y इज इक्वल टू यू टी, अब u यहां कितना है, यहां पे u 80 है, t और लिखा है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ऐसे लिखा रहेगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 80 स्क्वायर और प्लस फिर से हाफ ए टी स्क्वायर, 80 स्क्वायर और हाफ ए टी स्क्वायर जुड़ के क्या बन जाएंगे 3/2 ए टी स्क्वायर बन जाएंगे। तो इस तरह से कितनी डिस्प्लेसमेंट आपने यहां से लेकर यहां तक चली वो हमने निकाल ली, वो कितनी है 3/2 ए टी स्क्वायर। अब यदि हम पहले वाली x से कंपेयर करें इसको, तो आप पाएंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2 ए टी स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तो x है, यानी नया जो y आया वो किसके इक्वल आ गया 3x के इक्वल आ गया। यानी पहले टाइम पे यदि वो x डिस्टेंस चलता है तो नेक्स्ट टाइम पर जो उसकी डिस्टेंस होगी वो पहले से 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी 3x हो जाएगी।
तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया इस मेथड से। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इस पर हम एक दूसरा जो मेथड है उसको भी अप्लाई करते हैं और उसको भी देखते हैं कि उससे कैसे करें। तो इसको आप नोट कर लें। ओके, तो अब हम इसको दोबारा से करते हैं, लेकिन अब हम सेकेंड मेथड से करते हैं। अब सेकेंड मेथड से करेंगे तो जो फर्स्ट पोर्शन है वो तो एज इट इज रहेगा कि फर्स्ट पोर्शन में चली गई जो डिस्टेंस है x, वो कितनी रही, वो इतनी रही। अब सेकेंड पोर्शन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सेकेंड पोर्शन ना करके हम स्टार्टिंग से लेकर अंत तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो जब हम स्टार्टिंग से फाइनल तक की बात करेंगे तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू ही रहेगी जो कि 0 थी, एक्सेलरेशन ए ही रहेगा और टोटल टाइम अब कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। क्योंकि हम पूरा मोशन शुरुआत से देख रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन तो वैसे भी कांस्टेंट है a और टोटल टाइम कितना हो गया 2t। तो हम यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं एक बार में ही। फिर क्या करेंगे, फिर उस टोटल डिस्टेंस में ये वाली डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो यहां वाली डिस्टेंस आपकी निकल आएगी। तो अब हम इस प्रोसेस को करते हैं, तो उसके लिए पहले इसको तो रब कर देते हैं। तो ये वाला पोर्शन हम रब कर दें पहले, इसको रब करते हैं। ओके, तो अब हमने रब कर लिया इसको। तो फर्स्ट पार्ट तो यही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक के पार्ट को एक साथ निकालेंगे। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे क्या कि S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो टोटल टाइम यहां पर कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा t पहले का और t बाद का यानी 2t। क्योंकि पूरे मोशन को हम स्टार्ट से लेकर यहां तक मान रहे हैं तो पूरा टाइम हो गया 2t। एक्सेलरेशन आपका वही a रहेगा और इनिशियल वेलोसिटी आपकी यहीं से लेंगे, चूंकि आप मोशन यहीं से आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 रहेगी। तो अब s हमारा कितना आ गया, u की वैल्यू 0, t की वैल्यू 2t प्लस हाफ a और टाइम कितना है 2t होल स्क्वायर। तो ये 0 हो गया प्लस हाफ a और 2t को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर। तो 2 से 4 कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2at स्क्वायर। तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया, यानी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई 2at स्क्वायर। तो ये लास्ट t सेकंड में कितनी चली, उसके लिए पहले वाली डिस्टेंस माइनस कर दें तो लास्ट t सेकंड में चली हुई डिस्टेंस निकल आएगी। तो सो v इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस में से इनिशियल डिस्टेंस को माइनस कर दें। तो टोटल डिस्टेंस 2at स्क्वायर और जो पहले डिस्टेंस चली थी वो कितनी थी हाफ at स्क्वायर। तो देखिए फिर से क्या आ गया 3/2 at स्क्वायर आ गया, यानी पहले की डिस्टेंस का 3 टाइम्स। तो फिर से वही हमारा आंसर आ गया, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस थी वो कितनी चली नेक्स्ट टी टाइम पे, वो आपने चली 3x यानी पहले की 3 टाइम्स। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर लिया। ओके, तो अब आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसको ए पुलिस जीप is going with constant speed v towards a standing pickpocket. The pickpocket starts with constant acceleration a when the jeep is at a distance d away. What must be the minimum speed of the jeep so that the pickpocket will be caught? यानी कोई एक चोर है जो आपका पॉकेट मार है, वो आपका किसी जगह पर खड़ा हुआ है और एक पुलिस जीप है जो v वेलोसिटी से आ रही है। जैसे ही वो पुलिस जीप को देखता है किसी डिस्टेंस d पर, वो किसी एक एक्सेलरेशन से चलना शुरू कर देता है। तो कितनी डिस्टेंस पर आपको या कितनी स्पीड से वो चले आपकी जीप जो पिक पॉकेट को पकड़ ले। तो आइए उस चीज को देखते हैं। सपोज ये इस तरह से कोई पुलिस की जीप आ रही है और आपका जो पिक पॉकेट है जो किसी व्हीकल पे या कैसे भी खड़ा हुआ है, जिस समय वो d डिस्टेंस पर होता है आपके पुलिस जीप से, तो वो पिक पॉकेट जैसे ही देखता है कि वो जो पुलिस जीप है वो d डिस्टेंस पे है, वो एक एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट कर देता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो स्पीड जो जीप आ रही है वो किस स्पीड से आ रही हो जिससे कि जब ये चलना शुरू करे तो भी ये इसको आगे जाकर पकड़ ले, और पकड़ेगा तो कितना कम से कम स्पीड होनी चाहिए जिससे कि वो इसको पकड़ सके। तो क्या पोजीशन होगी,
क्या होगा, जैसे ही इसको देखते हुए आपका पिक पॉकेट चलेगा, तो चूंकि जो आपकी जीप है वो तो उसी वेलोसिटी से आ रही है जिस वेलोसिटी से पहले थी, लेकिन जैसे ही पिक पॉकेट ने देखा वो एक्सेलरेशन लगाएगा और जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा और एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाकर आपको जो पुलिस की जीप है वो आपके पिक पॉकेट को पकड़ लेगी। तो पकड़ने के लिए क्या जरूरी है कि जो आपकी जीप है वो जो डिस्टेंस चलेगी वो उतना डिस्टेंस चलेगी जितना डिस्टेंस आपका पिक पॉकेट चल रहा है, साथ साथ पिक पॉकेट से जितनी दूर आपकी पहले से पुलिस जीप थी। तो इसलिए पुलिस जीप को जो डिस्टेंस चलनी पड़ेगी वो डी भी चलनी पड़ेगी, साथ में उतनी और चलनी पड़ेगी जितनी की पिक पॉकेट ने चली। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए कि पुलिस जीप द्वारा जो टोटल डिस्टेंस चली जाएगी वो इक्वल होगी पहले की डिस्टेंस जो ऑलरेडी वो पिक पॉकेट से दूर थी, और प्लस जितनी डिस्टेंस पिक पॉकेट चलता है उतनी ही डिस्टेंस आपकी जीप को और चलनी पड़ेगी, तब आपको पुलिस पॉकेट जीप को पकड़ पाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट का यूज करके अब हम क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या करेंगे क्वेश्चन में कि सपोज कर लिया कि आपकी जो पुलिस जीप है वो टी टाइम में आपके पिक पॉकेट को पकड़ती है। तो लेट इन टाइम टी जीप विल कैच द pickpocket. Jeep will catch pickpocket. अब इस टी टाइम में आपकी जीप कितना डिस्टेंस चलेगी वो हम निकाल लें। उतने ही टी टाइम में, क्योंकि जब ये जीप यहां पर थी, जब जीप यहां पर थी तो आपका पिक पॉकेट यहां पर था। दोनों एक दूसरे को जैसे ही इसने यहां पर देखा, इसने भी स्टार्ट करना चालू कर दिया चलना, और ये तो यहां से ऑलरेडी चल रही थी। तो यदि इस जगह से मोशन काउंट करें तो इसको भी उतना ही टाइम मिलेगा टी और इसको भी उतना ही टाइम मिलेगा टी। दोनों सेम टाइम में एक दूसरे को पकड़ेंगे, तो इसलिए जो टाइम होगा वो इसके लिए भी टी मिलेगा इसको, और इसके लिए भी टी टाइम ही मिलेगा। तो जो पुलिस की जीप है वो टी टाइम में इतनी डिस्टेंस चलेगी यानी S1, और जो पिक पॉकेट है वो रेस्ट पे खड़ा था और एक्सेलरेशन से चलेगा तो उसको भी इतने ही टाइम में वो जो डिस्टेंस चलेगा वो S2 चलेगा। तो अब हम S1 और S2 को निकालते हैं। तो S1 इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ जीप इनटू टाइम। तो ये तो इसलिए हो गया क्योंकि वेलोसिटी ऑफ जीप कांस्टेंट थी। आप जो जीप चल रही है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, वहां कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए जीप के द्वारा जो डिस्टेंस चली जाएगी वो तो सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। तो जीप की स्पीड सपोज कर लिया v थी और टाइम t लगा, तो जीप के द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी हो गई, vt हो गई। अब इसी टाइम t में आपका जो पिक पॉकेट था इसको देखकर चलना चालू कर देता है, तो उसने कितनी डिस्टेंस चली, तो डिस्टेंस बाय पिक पॉकेट। ये S1 क्या था, डिस्टेंस बाय जीप। डिस्टेंस बाय पिक पॉकेट क्या हो जाएगा, S2। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे। जीप के लिए लगा रहे हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि जीप में एक्सेलरेशन नहीं है, जीप कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, इसलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगाया। पिक पॉकेट एक्सेलरेशन से स्टार्ट करता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, तो इसलिए उसके लिए s का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो S2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी u कितनी थी, 0, क्योंकि ये रेस्ट पे खड़ा था। तो S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पिक पॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी 0, टोटल टाइम कितनी देर पकड़ लेती है पुलिस की जीप, टी टाइम में, तो ut, और उसके बाद प्लस हाफ at स्क्वायर, प्लस हाफ at स्क्वायर। तो S2 कितना आ गया आपका, S2 आपका आ गया हाफ at स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो जीप में जो डिस्टेंस चली है S1 वो किसके इक्वल है, वो d प्लस S2 के इक्वल है, तभी आपके इसको पकड़ पा रही है। तो S1 जो है इक्वल है आपकी S2 प्लस d के। तो क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू कितना है, vt, S2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, हाफ at स्क्वायर और प्लस d। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा 2vt
इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस 2D, ये आपका यहां पर D है, प्लस 2D। अब इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख लें तो ये इक्वेशन बन जाएगी AT स्क्वायर प्लस 2VT प्लस 2D। तो इस तरीके से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई, AT स्क्वायर प्लस 2VT प्लस 2D। अब आप इसको नोट कर लीजिए। यहां पर एक चीज मिस्टेक है, वो क्या कि 2VT इस तरफ आएगा तो माइनस का रहेगा, तो ये आपका माइनस का आएगा, ये 2VT को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यानी टाइम के 2 टर्म है, टाइम की पावर 2 है यहाँ पर, तो इसलिए ये टाइम की जो वैल्यूज भी आएंगी 2 आएंगी, और उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से या हम कहें सीधाचार इक्वेशन के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो आपकी गिवन रिलेशन है उसको हम AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C से कंपेयर करते हैं। यानी कि यहां पर A की वैल्यू क्या हो गई, A की वैल्यू तो देखिए A हो गई, B की वैल्यू क्या हो गई, तो B की वैल्यू यहां माइनस 2V हो गई, और C की वैल्यू क्या हो गई, C की वैल्यू यहां पर 2D हो गई, C की वैल्यू यहां पर 2D हो गई। तो इस तरह से आपने इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया। ये टाइम के टर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको हम यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो आपका स्क्वायर का जो टर्म का मल्टीप्लाई होता है वो A होता है, तो A इज इक्वल टू, तो A हो गया, और माइनस 2VT, तो x का जो कंपोनेंट होता है वो B होता है, तो माइनस का 2V आपका B हो गया, और जो कांस्टेंट टर्म C होता है वो कितना हो गया, 2D। अब इस तरह से इस t की वैल्यू क्या होती है जो हम रूट से निकालते हैं, तो रूट का हमारा फॉर्मूला होता है कि t की वैल्यू हो जाएगी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a। इस तरह से हम यहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे और हम इसकी वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो इतना नोट कर लीजिए। तो इसको रब करके हम टाइम की वो वैल्यूज निकालते हैं कि किस टाइम पर इस तरह की सिचुएशन होगी, यानी कि पुलिस जीप आपके पिक पॉकेट को पकड़ पाएगी। तो इसको नोट करिए, फिर इसको हम रब कर लेते हैं। ओके, तो अब इसको रब करते हैं एक्स्ट्रा पोर्शन को। ओके, तो हमने यहां पर रब कर लिया है। तो अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो t इज इक्वल टू माइनस बी, तो b कितना है, माइनस का 2v, तो माइनस और माइनस प्लस 2v हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस 2v, तो माइनस 2v का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है, a तो a है, और c कितना है 2d, तो 2d अपॉन 2a, तो 2a ऐसे लिखा रहेगा। तो इस तरह से आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इस प्रकार से हम अपने अननोन वैल्यूज को निकालते हैं। तो t इज इक्वल टू ये आ गया। अब t की दो वैल्यूज होंगी, एक प्लस की वैल्यू होगी और एक माइनस की वैल्यू होगी। तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। एक t की जो प्लस वैल्यू होगी वो होगी 2v प्लस अंडर रूट आपका v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर माइनस 4 to 8 8a एंड d अपॉन 2a, और ऐसे एक माइनस की वैल्यू होगी, तो प्लस माइनस हम यहां पर दोनों वैल्यू लिखते हैं। अब बात आती है कि जो भी वैल्यू होगी, जो टाइम होगा, वो टाइम ऐसा होना चाहिए कि जो टाइम पॉसिबल हो। यदि कोई ऐसा टाइम आता है जो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब कि ये सिचुएशन कभी हो ही नहीं सकती और ये इसको पकड़ नहीं सकती। तो टाइम की वैल्यू रियल हो, उसके लिए जरूरी है कि आपका जो रूट में वैल्यू है, वो रूट में वैल्यू कैसा है, वो रूट में वैल्यू आपका रियल है। और रूट के अंदर जो वैल्यू है वो कितनी है, रूट के अंदर वैल्यू है आपकी 4v स्क्वायर माइनस 8ad, और अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो रियल तभी हो सकती है जब वो पॉजिटिव की हो, और ये पॉजिटिव की वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या है, दिस शुड इक्वल टू और ग्रेटर टू 0, यानी अंदर की वैल्यू या तो 0 हो या फिर 0 से ज्यादा है। उस कंडीशन में ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और अंडर रूट भी पॉजिटिव का आएगा, इसलिए t की वैल्यू आपकी रियल वैल्यू आएगी। अदरवाइज t की वैल्यू पॉसिबल नहीं है यदि अंदर की वैल्यू आपकी निगेटिव की आती है। तो निगेटिव की कंडीशन में ऐसा कोई भी टाइम नहीं हो सकता कि ये इसको पकड़ पाए। तो यदि ये इसको पकड़ पा रही है तो इसका मतलब है कि जो टाइम की वैल्यू हो वो रियल होनी चाहिए, और उस कंडीशन में हमारी ये वैल्यू अंदर की b स्क्वायर माइनस 4ac जो है या तो ये इक्वल टू 0 हो या फिर ग्रेटर टू 0। तो इस कंडीशन से
आपका जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है कि 4v² शुड ग्रेटर और इक्वल टू 8AD। तो v² शुड ग्रेटर और इक्वल टू 2AD। सो v शुड ग्रेटर और इक्वल टू √2AD। तो ये कंडीशन यहां पर निकल के आती है कि इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर और इक्वल टू 2AD, उस कंडीशन में जो टाइम होगा वो रियल टाइम आएगा, मतलब रियल कंडीशन में आपकी पुलिस जीप आपके इस पिक पॉकेट को पकड़ पाएगी। कब? जब वेलोसिटी आपकी ग्रेटर और इक्वल टू 2AD होती है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि पुलिस जीप इस पिक पॉकेट को पकड़ने के लिए उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? उसकी स्पीड √2AD से ज्यादा या इक्वल होनी चाहिए। यदि इससे कम होगी तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू नेगेटिव की होगी, और अंडर रूट से नेगेटिव की वैल्यू हमेशा इमेजिनरी वैल्यू आती है, यानी टाइम जो भी होगा वो इम्पॉसिबल टाइम होगा, यानी ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी और पुलिस जीप पिक पॉकेट को नहीं पकड़ पाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया, आप इसको नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर को, नई चीजों को समझेंगे और उनको देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।